जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व में देश के कमाल को संभाला गया है, एक बड़ी बात हुई है। जिस प्रकार से प्रतिदिन करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और उस पर विजय प्राप्त किया जा रहा है, देयर इज अबंडेंस ऑफ न्यूज ऑफ फाइट अगेंस्ट करप्शन। आज के दिन में ही देख लीजिए, बहुत सारी खबरें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत की है हम सबके सामने आई है। यूं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रिस्टियन मिशेल पे होने वाला था, एक बहुत बड़ा खुलासा हम क्रिस्टियन मिशेल पे करने वाले हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले जिस प्रकार विजय माल्या पे भारत के सरकार को एक बहुत बड़ी जीत मिली है, उस विषय पे हम आपको कहना चाहेंगे, अवगत भी कराना चाहेंगे। विजय माल्या टुडे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बाय एन एंटी करप्शन कोर्ट। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है। आप याद करिए, वही विजय माल्या है जो 9,000 करोड़ रुपए इस देश का गबन कर चुका है। जिस प्रकार से विजय माल्या देश छोड़ के गया और जिस प्रकार से विजय माल्या ने कोऑपरेट नहीं किया देश के एजेंसीज के साथ, आज नतीजा सामने आया है। आज ये जो एंटी करप्शन फाइट है मोदी सरकार की, इट्स अ फेदर इन द कैप ऑफ दिस फाइट। आप देखिए, 2018 में जुलाई के माह में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 लेके सरकार आई थी। आज विजय माल्या उसके पहले घोषित फ्यूजिटिव हैं। यह जो बिल सरकार लेकर आई थी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था भ्रष्टाचार के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने देश से पैसे लिए और उनको गबन करते हुए देश छोड़ के गए और देश की एजेंसीज के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे। ईडी के प्ली पे आज मुंबई में एंटी करप्शन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जो सेक्शन 2F है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट का, उसके अंतर्गत आज विजय माल्या को फ्यूजिटिव घोषित किया गया है। मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा। तब और अब में एक जमाना ऐसे भी था कांग्रेस के समय में, जब इसी विजय माल्या को पाल पोस के कांग्रेस पार्टी बड़ा कर रही थी। इसे विजय माल्या को, डिस्पाइट द फैक्ट that he was bankrupt, despite the fact that Kingfisher was not doing well, कांग्रेस की सरकार ने ना केवल इनको लोन दिया बिना किसी गारंटी के, अपितु लोन को भविष्य में उन्होंने रिस्ट्रक्चर भी किया था। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये चिट्ठी दिखाया है, मगर मुझे लगता है इस चिट्ठी को आज दोबारा आपके सामने दिखाना चाहिए, क्योंकि टुडे इज द ओकेजन टू ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन व्हाट वाज व्हेन द कांग्रेस वाज इन पावर एंड व्हाट हैज हैपेंड टुडे। ये चिट्ठी कोई साधारण चिट्ठी नहीं है मित्रों। ये चिट्ठी आज जिस व्यक्ति को फ्यूजिटिव घोषित किया गया, विजय माल्या, उसके द्वारा प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखी हुई चिट्ठी है। इस चिट्ठी में जो सबसे बड़ी बात विजय माल्या कहते हैं मनमोहन सिंह जी को, कि मनमोहन जी, पूर्व में मैंने आपसे सहायता मांगी थी और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहायता दिया था। एक और बहुत बड़ा मामला आ गया है, बहुत बड़े पैसे की खेप की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि आप इस लोन को प्रोक्योर करने में मेरी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मनमोहन सिंह जी ने अपने ही सेक्रेटरी मिस्टर TKA नायर को डायरेक्ट करते हैं कि आप जाके मदद करिए विजय माल्या का। बंधुओं, आप तो पत्रकार हैं और आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भूलते नहीं हैं। आपने वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं भूला होगा जो 14 नवंबर 2011 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक जहाज के अंदर दिया था। एक फ्लाइट के अंदर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एग्जैक्ट शब्द जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था वह है, वी हैव टू फाइंड वेज टू गेट किंगफिशर आउट ऑफ ट्रबल। किंगफिशर उस समय डिफॉल्ट करने लगा था, किंगफिशर लोन नहीं दे पा रही थी और मनमोहन सिंह जी का कहना था भी किसी भी कीमत पे हमें किंगफिशर की मदद करनी होगी, विजय माल्या की मदद करनी होगी। एक तरफ मदद हो रही थी और आज नरेंद्र मोदी जी के रजीम में, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार का फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 लाया गया है, उसके अंतर्गत इसी विजय माल्या को आज भगोड़ा घोषित किया गया है। बंधुओं, ना केवल मनमोहन सिंह जी, अपितु पी चिदम्बरम से लेके अनेकों लोग विजय माल्या को मदद करने में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस की प्रथम परिवार है, सोनिया जी, राहुल जी,
मीडिया ने खुलासा किया था कि किस प्रकार से बिजनेस क्लास और इत्यादि अपग्रेडेशन के लिए यह जो परिवार है, यह किंगफिशर के हाथों की कठपुतली बन गई थी. Then was a story of helping out Vijay Mallya, and today is the story of nabbing Vijay Mallya. We had seen only last month as to how Vijay Mallya's extradition case was won in a UK court. यह तो विजय माल्या का विषय है. अब दूसरा विषय, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर है. मूल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे होना था. द सागा ऑफ रोम एंड रागा. रोम और रागा, रागा कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है. उनका जो सागा है, जो कॉमन कनेक्टिविटी है, वो क्रिस्टियन मिशेल का है. एक बहुत बड़ा खुलासा हम करेंगे. अब देखिए, क्रिस्टियन मिशेल ने हजारों, 100 में नहीं, हजारों चिट्ठियां डिस्पैच के रूप में भारत में रहते हुए, जब वो यहां दलाल या मिडिल मैन के रूप में भारत में थे, तो बहुत सारी चिट्ठियां वो लिखते थे अपनी कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के जो सीईओ ओर्शी थे. उन हजारों चिट्ठियों में से कई चिट्ठियों को हमारी एजेंसीज ने प्रोक्योर किया है. एक ऐसी ही चिट्ठी मीडिया के माध्यम से हमारे हाथ भी लगी है. उस चिट्ठी में किस प्रकार की वार्तालाप हुई है वह मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिससे मालूम पड़ता है कि रोम, रागा और क्रिस्टियन मिशेल की जो ये कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है. जुलाई 31, 2009 इस दिन क्रिस्टियन मिशेल एक चिट्ठी लिखते हैं. किसको लिखते हैं? ऑगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ ओर्शी को. और वो क्या कहते हैं? वो दो चीजें कहते हैं. वो कहते हैं कि किसी भी कीमत पे आप रोम की सरकार के ऊपर दबाव डालो, इटली में रोम की सरकार के ऊपर दबाव डालो कि जब हमारी ये डील फाइनलाइज्ड हो जाएगी इंडिया में, तो इटली में इसका बहुत प्रचार प्रसार और इसका पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए. ये ज्यादा लोग इटली में नहीं जानने चाहिए. दबाव वहां की सरकार पे भी डालो. और दूसरी बात वो कहते हैं कि हर्डल्स इन द वे ऑफ क्लियरिंग द फाइल्स हैव बीन रिमूव्ड. ये जो फाइल है ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का, उसके रास्ते में जो भी हर्डल्स थे वो हर्डल अब रिमूव हो चुके हैं. ये दो चीजें. मगर मैं आपके सामने उस चिट्ठी के कुछ अंशों को उद्धृत करूंगा, पढ़ूंगा. आई विल रीड आउट सम ऑफ द एक्सर्प्ट्स ऑफ द लेटर, एंड इन फैक्ट यू वुड बी एस्टोनिश्ड एज टू व्हाट वाज गोइंग आउट बिटवीन द कांग्रेस पार्टी, क्रिस्टियन मिशेल एंड देयर एजेंसीज. I quote, and I read out from the letter. This is what Christian Michel writes to Orsi. We continue to request that no announcement or publicity is created by us when this deal is signed. If the holding company makes an announcement, a complaint will be formally lodged with your ambassador. Please, can Rome be asked to cooperate? आखिरकार क्यों नहीं चाहते थे क्रिस्टियन मिशेल की इटली में इसका प्रचार प्रसार हो जब हस्ताक्षर हो इस डील के ऊपर? जैसे कल माननीय निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा, वो तो डिफेंस डील करते हैं और हम डिफेंस के साथ डील करते हैं. तो आप बताइए क्यों चाहते थे कि वहां वो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार ना हो, ताकि जो ब्राइब गिवर्स हैं, जिन्होंने घूस दिया, उनके विषय में वहां ज्यादा चर्चा ना हो, उनकी धरपकड़ ना हो और उनको कटघरे में ना खड़ा किया जा सके, सो दैट द ब्राइब गिवर्स आर नॉट हैरास्ड इन इटली. इसलिए वो रोम के सरकार की भी और वहां पब्लिसिटी ज्यादा ना हो, इस बाबत वो मदद चाहते थे. दूसरी बात, डिस्पैच का दूसरा अंश में पढ़ रहा हूं और यह आपको पढ़ के बड़ा आश्चर्य होगा. इट इज कंफर्म्ड दैट आवर फाइल is with the PM's office, bracket में PMO. Last night the cabinet met to discuss economic affairs, not military affairs. However, the PM stated that all ministers had been circulated the cabinet note for the procurement of the same. Just imagine, this man, the middleman, Christian Michel, had access to even something to which even cabinet ministers would not have access to, because the cabinet committee on security is a closed door meeting, something which is very coveted. Christian Michel could exactly know as to what was the talk going on between the prime minister and the selected few who sat with the prime minister in the CCS, that the prime minister is finally going to probably sign the deal. Uske aage kya chitti mein hai? The PM requested that if any minister has any queries on the file,
their questions are to be forwarded to the cabinet secretary immediately so that they may be addressed before the CCS meeting takes place, so that this file can be cleared without issue in the next CCS. As we thought the PM intends to sign the deal after the parliament ends on 7th, we don't like this delay, but it is wise. CCS was scheduled to be held in the week starting August 10, and we can expect to be called to finalize during the second half of the week commencing 18th August. Just imagine, एक एक डे के साथ, एक एक डेट के साथ क्रिस्टियन मिशेल को सब कुछ मालूम है कि कब प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करेंगे। 7 तारीख को नहीं करेंगे, अब 18 तारीख को करेंगे। और अंत में इस चिट्ठी के अंतिम भाग को देखिए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ सिक्योरिंग द डील हैज बीन रिमूव्ड। जो ऑब्स्टेकल्स थे डील के लिए वो रिमूव हो चुके हैं। व्हाट द पीएम हैज डन इज क्लियर। एनी फाइनल ऑब्स्टेकल्स टू क्लियरिंग द फाइल। पीएम ने जो भी फाइनल ऑब्स्टेकल्स थे उसको क्लियर कर दिया है। एनी क्वेश्चंस एनी मिनिस्टर में विल बी आंसर्ड। If the FM, इसको ध्यान से सुनिए, if the finance minister wishes to make trouble, this process should otherwise outmaneuver him. अगर उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर, मैं कह दूं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम नहीं थे, चिदम्बरम होते तो वो ट्रबल भी नहीं करते, मगर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम नहीं थे। बाकी आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। इफ द फाइनेंस मिनिस्टर विशेस टू मेक ट्रबल, दिस प्रोसेस शुड आउट मैन्यूवर हिम एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ स्मूथ पैसेज ऑफ आवर फाइल थ्रू द CCS। और आप याद करिए, जुलाई 29, 2009 को एक चिट्ठी पकड़ी गई थी जिसमें इसी क्रिस्टियन मिशेल ने कहा था he would get the party leader to speak to the finance minister to calm him down. He would speak to the party leader, not party leader, the party leader. Who is the party leader who spoke to the finance minister then, who was not Chidambaram, to calm him down? Of course, Raga, Rome and the saga. This is the saga of Raga and Rome. आप सोचिए जरा किस प्रकार से एक षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। तीसरा एक छोटा सा विषय है। अध्यक्ष जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको अंत करेंगे 2 मिनट के अंदर। छोटा सा विषय यह है कि द डबल स्पीक ऑफ राहुल गांधी, द अबंडेंस ऑफ इश्यूज, बिकॉज कांग्रेस इज वेल नोन फॉर इट्स डबल स्पीक। कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, आपने देखा है कि विगत कल कर्नाटक में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगता है वैट, उसको लगभग 4% और डीजल के ऊपर जो वैट लगता है उसे भी 4% बढ़ाया गया। पेट्रोल 32% और डीजल 21%। पहले पेट्रोल पर 28% थी और डीजल पे 17.73% था। इसको लगभग 4% बढ़ा दिया गया है। अब जो कर्नाटक में पेट्रोल मिलेगा वो लगभग 70.84 रुपीस पर लीटर और डीजल 64.66 रुपीस पर लीटर होगा। आप देखिए, यही कांग्रेस पार्टी भाजपा शासित राज्यों में जाकर हंगामा मचाती है, भारत बंद करती है कि पेट्रोल के प्राइसेस को कम करो। लगातार भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल प्राइसेस को कम करने के लिए हस्तक्षेप किया है। 2.5 रुपए केंद्र सरकार ने कम किया है और 2.5 रुपए राज्य सरकार, जो बीजेपी शासित राज्य सरकार थी, उन्होंने कम किया। 5 रुपए का फायदा हमने जनता को दिया। और यहां आप देख रहे हैं किस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को जनता के जेब से निकालकर कर्नाटक की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जेडीएस की सरकार है, वो आम आदमी के साथ धोखा कर रही है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।